गांव का कोई सा भी बच्चा होता है उसका ये रहता है कि एक सरकारी जॉब मिल जाए, वही हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ आर्मी का बड़ा क्रेज है, या फिर आर्मी में अगर कोई बच्चा भर्ती नहीं हो पा रहा तो वो क्या करता है, एचएम कर लेता है, होटल मैनेज। कई बच्चे बोलते हैं कि डीबी मत करवाओ आप, तो उनको ये दिक्कत है कि यार यहाँ कहीं यहाँ डीबी ना करवाएं। पापा तो खेती बाड़ी करते हैं गाँव में, तो मेरे जो चाचा लोग हैं उन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट करा अभी तक। आपने इतने सारे एग्जाम निकाले, किस तरीके से आप पढ़ते थे सब्जेक्ट्स को या चीजों को? मतलब आपने अपने साथ साथ अपनी बहन को भी सरकारी नौकरी दिलवाई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप दोनों भाई बहन सारे पेपर निकाल रहे हैं? सारे पेपर दोनों भाई बहन। तो अप एंड डाउन आपके साथ भी रहे होंगे? बिल्कुल। जैसा आप बता रहे हैं फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है आपका, तो किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रखते थे? जैसे मैं उस पर्यायवाची, मुझे पता है इसका टाइम कहीं वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि खाना बना देते तो उसमें होता ही है। तो हमने क्या करना, मैंने पर्यायवाची बोलने वो सुनते रहते थे, उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। मेरी बहन का हो रखा दुख तो बहुत होता है कि मेरा मतलब मैं भी उसमें श्रेणी में था लेकिन मैं हो नहीं पाया था। वो हमारे लिए बहुत बुरा दौर था, क्योंकि हमारी कनिष्ठ में भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी और वो भी रुक गया था वहाँ पे। तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं था, तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं घर से भी। 3-4 महीने इस महीने की तैयारी था तो सेंटर के सीजर का फॉर्म आ गया, वहाँ बच्चा भर गया, या बैंक पीओ का आ गया बच्चे वहाँ। तो ऐसे में तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि जैसे मैं अगर पेपर छूटा था मैं स्विच ऑफ बोलता था फोन का गेट पे ही, तो उसमें कम से कम मेरे चाचा के 3 कॉल, दादाजी के 3 कॉल, पापा के 2-3 कॉल आ रखे होते हैं कि पेपर कैसे हुआ। तो उसमें आदमी पहले ही डरा होता है, उत्तराखंड या कुछ भी हो सकता है। हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज मेरे सामने बहुत ही दूर से एक शख्स यहाँ पर बैठे हैं। दरअसल बातचीत हुई थी इनसे मेरे मित्र के थ्रू, तो यहाँ पर आज हमने बुलाया। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कोई यहाँ पर शो पर आना चाहता हो, अपनी संघर्ष भरी कहानी बताना चाहता हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहे होंगे, उन पर आप हमें व्हाट्सएप कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद मुकुल जी, आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा लोगों को आप अपने बारे में बताइए ताकि लोग आपको जान पाए। मेरा नाम अंकित पाल सिंह है और मैं पौड़ी जिले के रिखणीखाल ब्लॉक से हूँ। और मैंने प्रारंभिक शिक्षा मैंने स्कूल से, गांव के स्कूल से करी। फिर मैंने कॉलेज डीएवी देहरादून से हुआ। फिर मैंने बीएड भी करा। अच्छा, बीएड भी करा? यस सर, 2015 मैंने बीएड करा, गांव में ही करा बीएड। और फिर मैंने 2-3 साल टीचिंग भी करी। टीचिंग स्कूल में? यस सर, निजी स्कूल? निजी स्कूल में। ठीक। उसके बाद आप तैयारी में कब से इन्वॉल्व हुए? मैं तैयारी में जब 2000 पहले जो फर्स्ट गार्ड हुआ था 1215 वाले, अच्छा, हाँ, उसमें आया था। फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट पेपर वही था। तो उसमें मेरा लास्ट मिनट में पेपर तो मैं दिया था, क्वालिफाई भी हो गया था, लेकिन अंतिम चयन सूची में मेरा नंबर नहीं आया। उसमें नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था उसमें मेरे नंबर मार्क्स कम हो गए थे। 2 शिफ्ट में हुआ था? यस सर, तो उसमें 2 शिफ्ट में हुआ था, तो उसमें मेरे मार्क्स कुछ कम हो गए थे नॉर्मलाइजेशन में, तो अंतिम चयन सूची में अपना नंबर नहीं बना पाया। फिर उसके बाद आप मतलब अभी कौन कौन सी परीक्षाएं आपकी निकली है? अभी मेरा कनिष्ठ 746 वाला मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर है। उसके बाद मेरा अभी फॉरेस्ट गार्ड जो दूसरा वाला है, लोक सेवा। हाँ, अभी क्लर्क जो 2 पॉइंट चल रहा है उसमें भी मेरा नंबर है। फिर वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल और लोअर पीसीएस मैंने प्री दिया था। अपर में मेरा वो मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया था उसका, और अभी मैंने अपर पीसीएस मेंस भी दिया है। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप देखते हैं कि उत्तराखंड में अब जितने भी, शायद मैं यहाँ पर इंटरव्यू मतलब जितने भी लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, उन लोगों का दरअसल होता क्या है कि 4-4, 5-5 एग्जाम निकलते हैं। तो इससे आपको देखते हैं कि समाज पर कुछ फर्क पड़ता है? मतलब फर्क वो कि चाहे सीटें खराब होना हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, इससे क्या मतलब वो पड़ता है? जैसे ये होता है ना, अगर कोई भी बच्चा है जो नया आता है यहाँ पे, तो उस टाइम तो उसके मतलब बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसा आदमी का बेस क्लियर होता है उसको मतलब क्लियर डाउटेड क्लियर होते जाते हैं। तो एक टाइम पे ऐसा स्टेज आता है जहाँ से उसके पेपर क्लियर हो जाते हैं, और जहाँ से उसके बच्चे का पेपर निकलना शुरू हो जाता है उसके बाद उसके कंटिन्यू लगातार सब पेपर निकलते हैं फिर। अच्छा, सब पेपर निकलते हैं? यस सर। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने तैयारी कैसे शुरू करी, किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई करी और कैसे आप कितने पेपर निकले? मैं सबसे पहले तो मैं 2019 के अंत में ही यहाँ आया था, लेकिन उस टाइम जैसे मैंने यहाँ किसी कोचिंग सेंटर में मैंने एडमिशन लिया, तुरंत ही लॉकडाउन, कोरोना काल था तो लॉकडाउन लग गया। फिर हमें क्या हुआ कि उस टाइम बहुत ज़्यादा चला था कोरोना का, तो घर वालों ने गाँव बुला दिया कि वहाँ तबीयत खराब हो जाएगी, पहले तो लाइफ है अपनी, मतलब मजबूरी में हमें छोड़ के फीस भी दे ली थी और मजबूरी में फिर गाँव जाना पड़ा। फिर वो तो लंबा वाला लॉकडाउन था। फिर उसके बाद दोबारा जब देहरादून आए फिर दोबारा से शुरू करा। अच्छा, और कोचिंग आपने कितने टाइम करी थी लगभग? मैंने कोचिंग 4-5 मंथ तक करी, फिर दोबारा लॉकडाउन हो गया था। फिर दोबारा हम गांव गए, और उसके बाद लेकिन मैं जब फिर दोबारा देहरादून आया तो मैं जो एक्चुअली जो शनिवार के टेस्ट होते हैं, ऐसे नहीं कि किसी पर्टिकुलर किसी कोचिंग संस्थान में, पूरे कानपुर में चलते रहते लगभग। तो मैं मतलब कहीं भी शनिवार के टेस्ट देने चले जाता था, क्योंकि उससे ये होता है कि हमने हफ्ते भर में जॉब पढ़ा है ना, तो वो हमारा पता चलता है कि हम इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, नए कंपटीशन आपको। हाँ, वो मुझे सबसे फायदेमंद लगता है। पहले तो कई बच्चे तो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो अगर किसी से प्रैक्टिस सेट नहीं भी हो पा तो कम से कम उन्हें हफ्ते में या मंथ में जरूर टेस्ट देना चाहिए। तो मैंने जब भी मैं देहरादून में रहा, मैंने कोई सैटरडे मिस नहीं करा होगा, कोई भी सैटरडे ऐसे नहीं होगा जहाँ मैंने मिस करा होगा। तो
तो जब आपने पढ़ना शुरू करा लगभग 2020 से वही जो आपका टाइम पीरियड रहा, तो आपने इतने सारे एग्जाम निकाले, किस तरीके से आप पढ़ते थे सब्जेक्ट्स को या चीज़ों को, ये जरा बताएंगे। मैंने सबसे पहले अपने जो बेसिक बुकें हैं उत्तराखंड की, जैसे सिंपल परीक्षा वाणी होगी, ल्यूसेंट हो गया, इन पे मैंने बहुत अच्छा पकड़ बनाया है। स्पेशली मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं, क्योंकि मुझे पता था सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होने हैं वो 40 नंबर उत्तराखंड के होते थे, तो मुझे पता था कि मुझे सबसे ज़्यादा जो यहाँ से गेन कर सकता हूँ मैं नंबर, तो मैं उत्तराखंड की जो मैंने परीक्षा वाणी जो बुक होती है बेसिक, उसको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा। जब मुझे ये लगा कि यार परीक्षा वाणी में मेरी अच्छी पकड़ होगी, उसके बाद मैं थोड़ा डीप करने के लिए अजय रावत, थोड़ा मैंने यशवंत कटोच उनकी ओर भी गया। तो मैं थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये टॉपिक परीक्षा वाणी से अलग हैं, तो उनको मैंने जैसे राजेंद्र बलोदिया उसमें से कवर कर लिया। अजय रावत मैंने अच्छे से पढ़ी, तो उससे मेरे क्या हो गया, मुझे बहुत हेल्पफुल मिला। और जैसे जीएस में ल्यूसेंट हो गया, ल्यूसेंट सबसे पहले बेसिक बुक, किसी भी मैं जो नए बच्चे आते हैं उनको भी यही बताना चाहूँगी, आप सीधे पहले बहुत डीप ना पढ़िए, पहले आप ल्यूसेंट को अच्छे से कवर करिए। कई बच्चे क्या होते हैं कि एक बार पढ़ते हैं ल्यूसेंट और बोलते हैं कि हमने पढ़ लिया, वो होता ही नहीं है यार। एक बार में क्योंकि उसमें तो रिवाइज चाहिए, तो उसे कम से कम 2-3 बार अच्छे से उसे कवर करो, और उसके बाद फिर अपने आप डीप पढ़ना है तो उसके लिए अच्छी बुक कर सकते हो। ठीक, जैसे कि आप ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आपने अपनी बहन को खुद से पढ़ाया है, तो वो वाला किस्सा क्या है, जरा जिक्र करेंगे। जी, मेरी छोटी बहन उसने बीएससी एमकेपी से करा, 12th उसके गांव से ही हुआ था मेरे जैसे ही। उसके बाद कॉलेज करने, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी यहीं से कॉलेज करा, तो मैं भी यहीं था, मतलब एक तरह हम यहीं सेटल होने लगे थे रूम पर रह के। तो उसके बाद छोटी बहन थी, उसको एमकेपी से हमने कॉलेज कराया। फिर एक होता ना, जैसे मेरे बड़ा भाई, अपने बड़े भाई के बारे में बताना, वो सरकारी जॉब पे ही हूँ, उनसे कॉलेज करा, उन्होंने तो बहुत लाइफ करी, उसके बाद फिर वो जॉब पे लग गए। तो हमने भी सीख मिल गई वहां से कि यार ऐसे ही करना। बड़े भाई को देख के किस डिपार्टमेंट में? मेरे बड़े भाई कारागार विभाग में है। अच्छा, हाँ, ठीक। तो उसके बाद सेम मुझे भी हुआ, तो साथ साथ में हमने छोटी बहन की भी तैयारी करने लगी है। तो वो उसको मतलब जितने जैसे मेरे पेपर क्लियर हुए उतने उसके भी पेपर क्लियर हुए हैं। अच्छा, जितने आपने निकाले? यस सर, बिल्कुल। कितनी छोटी है आपसे? मेरे से वो 3 साल छोटी है। मतलब आपने अपने साथ साथ अपनी बहन को भी सरकारी नौकरी दिलवाई? बिल्कुल। हाँ, उसने भी स्टार्टिंग में 2-3 महीने उसने कोचिंग करी, उसके बाद फिर वो सभी कभी तो मैं तो सैटरडे जाता भी था। यहाँ हमारे साथ छोटे भाई भी रहते हैं दोनों, तो स्कूल करते हैं, तो मतलब कभी सैटरडे टेस्ट देने में नहीं जाती हो, क्योंकि उसके लिए खाना बनाना है लड़कियों के लिए, स्कूल से आते बच्चे फिर उनको ट्यूशन जाने हैं। तो उसने घर पे ही करा, मैं पेपर लिया था वहां से, तो उसने उसी को घर पे कवर करना। फिर आपकी बहन ने? मेरी बहन ने। मतलब कितना संघर्ष करा, कैसे आप उन्हें पढ़ाते थे? हम छोटे बहन जो हम साथ में हमने साथ को क्या करा, साथ में पढ़ाई करी। जो टॉपिक जैसे मुझे इसमें समझने में दिक्कत होती थी वो मुझे वहाँ क्लियर करती थी, जो उसको दिक्कत हो रही मैं उसको वहाँ पे क्लियर करता। अच्छा। एक टाइम बाद तो ऐसा हो जाता कि जैसे वो सपोज खाना वाना बना रही किचन में, तो जैसे कुछ हिंदी में कुछ ऐसी चीजें कि जो साथ साथ में उस टाइम कवर होते हैं, जैसे मैं उस पर्यायवाची, मुझे पता है इसका टाइम कहीं वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि खाना बना देते तो उसमें होता ही है। तो हमने क्या करना, मैंने पर्यायवाची बोलने वो सुनते रहते थे, तो ऐसे हम दोनों कवर कर लेते थे। पढ़ने का तरीका था। तो मैं ये कहना भी चाहूंगा, कोई 2 भाई बहन रहता ना, अगर साथ में तैयारी को, तो बहुत हेल्पफुल होता है जी, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। हमारे लिए खुद दोनों भाई बहन के लिए बहुत हेल्पफुल था। हम कई बार ऐसे होता है डिस्कस करते करते कहीं ऐसी चीजें जो हम सिंगल पढ़े तो याद नहीं होती हैं, लेकिन हम जब 2 डिस्कस करते उस चीज पे वो ज्यादा बेटर याद होता है। कितने टाइम पीरियड लगा आपकी बहन को एग्जाम निकालने में, क्योंकि आपसे वो छोटी है? उसका तो फर्स्ट पेपर उसका भी वही था, कनिष्ठ 746, उसने पहला पेपर उसने क्लियर कर लिया था। अच्छा, मतलब आप दोनों भाई बहन सारे पेपर निकाल रहे हैं? सारे पेपर दोनों भाई बहन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब आपने बताया कारागार विभाग में, आप गवर्नमेंट जॉब में लगे, बहन फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? गवर्नमेंट जॉब में ही है माता पिता की, मतलब कैसा है? नहीं, मेरे दादा जी थे, जो मेरे दादा आर्मी रिटायर हैं, और फिर मेरे 3 चाचा हैं और मेरे पापा जी हैं। तो हमारी कंबाइंड फैमिली, तो मेरे चाचा लोगों को, मेरे दादा लोगों का अभी तक हम पे पूरा सपोर्ट है। अच्छा। हाँ, मेरे मम्मी पापा, मतलब पापा तो खेती बाड़ी करते हैं गाँव में, तो मेरे जो चाचा लोग हैं उन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट करा, अभी तक उन्हीं का सपोर्ट है पूरा। मतलब पूरी आपकी जॉइंट फैमिली है? जॉइंट फैमिली, और उन्हीं ने सपोर्ट करा। यस, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप करणपुर में रेंट पर रहते हैं भाई बहन? बिल्कुल। तो अब आपकी आगे क्या प्लानिंग है कि मतलब आपने इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब निकाल दी, तो कि आप यहीं पर समाप्त मतलब अपनी जर्नी कर दी है कि आगे भी तैयारी करोगे? नहीं, जैसे अब जैसे लगता है, जब स्टार्टिंग में हम आए थे तो गाँव का कोई सभी बच्चा होता है उसका ये रहता है कि एक सरकारी जॉब मिल जाए, वही हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, रेखंड खाल ब्लॉक हमारा ऐसा है, वहाँ मतलब बच्चे पढ़ाई के प्रति ज्यादा लगन नहीं है वहाँ। वहाँ क्या होता है कि बच्चे 10th या 12th करते हैं तो आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। हमारे यहाँ आर्मी का बड़ा क्रेज है। या फिर आर्मी में अगर कोई भर्ती नहीं हो पा रहा तो वो क्या करता है, HM कर लेता है, होटल मैनेजमेंट। गढ़वाल में, मतलब गढ़वाल कुमाऊं वो उत्तराखंड में 2 ही चीजें हैं। बिल्कुल। ये तो आर्मी नहीं तो होटल मैनेजमेंट। तो जैसे हम यहाँ आए तो हमारे घर पे थोड़ा मतलब पहले से ही ऐसा था कि पढ़ाई के प्रति ज्यादा हमारे घर वाले हमें ज्यादा वो करते हैं। तो फिर मेरे बड़े भाई भी यहाँ थे, तो हम यहाँ आए तो हमारा मतलब बढ़ता गया। लेकिन उस टाइम ये नहीं था कि हम इतने पेपर निकाल लेंगे, ये था कि खाली एक सरकारी जॉब लेनी है। तो जब मैंने पहले जॉब निकाल ली कनिष्ठ, तो उसके बाद मुझे लगा यार कि ना तैयारी अच्छी खासी थी,
तो कैसे जैसे मैं कोचिंग वगैरह में जाता था टेस्ट देने, तो वहाँ भी मेरे अच्छे नंबर होते थे। तो सर लोग भी मुझे बहुत वो करते थे कि यार तुम आगे कर सकते हो, यहीं पे मत रुकना। तो फिर मैं अगला पेपर दिया, वो भी अच्छे क्लियर हो गया। फिर अगला पेपर, तो ऐसे मैं जर्नी मतलब बढ़ती जाएगी। एक चीज मुझे ये बताइए, जब आप तैयारी करते थे या कराते थे अपनी बहन को, तो अप एंड डाउन आपके साथ भी रहे होंगे। बिल्कुल। जैसा आप बता रहे हैं फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है आपका, तो किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रखते थे या मैं वो करते थे? जैसे मैं सबको आपको बताऊंगा, जब वीडियो का पेपर हुआ था उसमें मेरा चयन नहीं हो पाया, जो पिछला वाला था। मेरी सिस्टर की उसमें बहुत अच्छी रैंक थी। अपनी सिस्टर? मेरे सिस्टर की। हमने खुद उसके साथ डीवी करवाने गया। एक तरह से तो बहुत खुशी भी थी कि मेरे सिस्टर का उसमें हो गया था, बहुत अच्छे पद पर भी हो, शायद अच्छी रैंक मिल जाती। और वही साथ में ये भी था कि मैं उसमें कुछ नंबर से रुका था। तो ये चल रहा था कि यार धांधली की वजह से मैं आ सकता था अंदर, लेकिन धांधली की वजह से नहीं था। लेकिन फिर मैंने उससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया था कि मेरी बहन का हो रखा है। दुख तो बहुत होता है कि मेरा मतलब मैं भी उसमें श्रेणी में था, लेकिन मैं हो नहीं पाया था। लेकिन ये अच्छे थे कि मतलब घर से एक का तो है, अच्छे उस पर था। लेकिन जैसे वो बाद में जैसे धांधली सुनी तो होता है, वो नई तैयारी, वो बिल्कुल मतलब हताश हो गए थे उस पेपर को देख के। जैसा उसने सुना कि रद्द हो गया, तो बिल्कुल ही हताश हो गई, तो बहुत रो रही थी। तो हमने उसे समझाया यार कि लाइफ में यही थोड़ा है, तूने अभी कनिष्ठ पेपर निकाला, तो सेकंड पेपर तू यही क्लियर कर गई, कोई ऐसे वो ना ले। तो उसके बाद मतलब वो हमारे लिए बहुत बुरा दौर था, क्योंकि हमारी कनिष्ठ में भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी और वो भी रुक गया था वहाँ पे। तो मतलब हम फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं था, तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं घर से भी। तो मतलब ये लगा कि यार यहाँ से कैसे हो पाएगा, कैसे हम आगे कर पाएंगे। लेकिन मेरे घर वाले हमेशा हम पे विश्वास बनाए रखा, अभी तक भी विश्वास बनाए रखा। उनको पता है कि मतलब ये जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। स्पेशली मेरा बड़ा भाई, तो वो कभी उसने हमें होने नहीं दिया कि निराश। उसने बोलता आगे करते रहो, हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो कैसे मेंटेन करा आपने? मतलब बोला ना कि आपकी बहन, होता ही है, चाहे आप हो पूरी फैमिली हो, डिमोटिवेट हो गई, तो वहां से लेकर अब दोबारा वीडियो निकालने तक कैसी जर्नी रही? उसके बाद जो उस टाइम जो था वो दौर, मतलब एक टाइम से बहुत बुरा लगा हमारे लिए। लेकिन मेरे मम्मी पापा लोग उन्होंने इसमें तुम्हारी थोड़ा ना गलती है, तुमने तो अपना पेपर क्लियर निकाला है, तुम्हारे इसमें कोई गलती नहीं, तुम करते रहो आगे। और फिर दूसरा ये था कि कनिष्ठ साहब उस टाइम पे उसमें था, मतलब उस पर ऐसे नहीं था कि उसमें दान होती है। हाँ, ये था कि थोड़ा टाइम लग सकता है। तो पापा लोगों ने बोला यार एक तो है तुम्हारे पास, ऐसे क्यों हो रहे तुम साथ साथ में करते रहो। अभी जो पोस्ट आ रही है, अभी पोस्ट दोबारा आनी है, तो उनके लिए तुम करते रहो। तुम्हारी तैयारी अच्छी है, जब तुमने पेपर निकाला तो तुम्हारी तैयारी इसका मतलब अच्छा है, तुम करते रहो साथ साथ में। मतलब हमारे जो घर वाले थे, परिवार वाले, मेरे चाचा दादा, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा। उन्हें कभी मतलब ऐसा होने दिया कि हम निराश हों। थोड़ा एक यूनिक सा सवाल है, मैं सोच पा रहा हूँ 746 कनिष्ठ सहायक 2019 की भर्ती है, और अब 2023 भी शायद मेरे ख्याल से आधा समाप्त हो चुका है, आधा ही बचा है, लगभग 4 साल हो गए हैं। अगर वो 2019 का पेपर 20 में होता, जो जाहिर सी बात है आजकल जैसे चल रहा है उसकी ज्वाइनिंग हो जाती, तो क्या उत्तराखंड में ऐसा ही माहौल चलता कि सब पेपर निकाल रहे? क्योंकि जो 746 निकाल कर बैठे हैं, संभवतः उन्होंने ही सारे एग्जाम निकाले हैं। बिल्कुल। ये मैं इसमें मुकुल भाई आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब आगे भी तैयारी रखते हैं, वो बच्चा कभी पीछे नहीं हटता। वो एक पेपर ऐसे निकाल के, एक पेपर निकालेगा तो वो ऐसे नहीं करेगा, वो आराम से बैठ जाए। जिनको लगन होती है कि हमें आगे जाना, वो बच्चे साथ साथ में ही करते हैं। मेरे साथ भी कुछ बच्चे, अभी मेरे फ्रेंड है कुछ जो फर्स्ट गार्ड में है, और वो भी हर पेपर में सेलेक्ट होते हैं। लेकिन फिर भी मतलब ये मान सकता हूँ मैं कि कुछ बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे हैं, वो क्या होता है कि मतलब पेपर निकाल के उसके बाद आराम से बैठ जाना, एक सरकारी जॉब लेके, और सारी जॉब के साथ थोड़ा दिक्कत भी होती है, तो कई बच्चे मतलब वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ बच्चों को इससे बहुत फायदा होता है। जैसे कनिष्ठ सहायक 746 खुद मैं हूँ उसमें, तो इसमें कि बहुत सारे बच्चे सेकंड कलर के वाले में भी हैं, जो अभी कलर के चल रहे हैं, ये फर्स्ट गार्ड जो अभी आया परसों उसमें भी हैं। अब बच्चे इसमें क्या कर पा रहे हैं कि वो मतलब जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि डीबी मत करवाओ आप, तो उनको ये दिक्कत है कि यार यहाँ कहीं यहाँ डीबी ना करवाएं, पता चला वहाँ कुछ उत्तराखंड या कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो उनको ये डर होता है यार कहाँ पता चला वहाँ भी ज्वाइनिंग ना मिले और फिर यहाँ भी कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो इसलिए मतलब बच्चा डीबी भी हर जगह ही उसको मजबूरी बन जा रही है। एक और चीज मुझे बताइए, कोई नया बच्चा उत्तराखंड में आ रहा है तो क्या उसे देख कर डरना चाहिए? इतना कंपटीशन है, क्योंकि आप जैसे धुरंधर यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी यहाँ पर व्यक्ति आते हैं लगभग 5-5 एग्जाम निकाल के बैठे हैं, और जाहिर सी बात है कि आने वाले कंपटीशन में भी बैठते रहते हैं। क्या नए बच्चे को डरना चाहिए या फिर किस तरीके से प्रिपेयर होकर आना चाहिए? नहीं, मेरे तो ये माना नहीं, नए बच्चों को बिल्कुल भी डरना चाहिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में इतना इस टाइम जो उत्तराखंड ग्रुप से है, खासकर सरकारी जॉब के प्रति बहुत बच्चे अब क्रेज हो गया। पहले ये नहीं था, आज से 4-5 साल पहले तक नहीं था ये, लेकिन एकदम ही बहुत अचानक ये बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो मैं ये बोलता हूँ कोई नया बच्चा आ रहा तो सबसे पहले तो उसने मतलब एक टारगेट अपना सेट कर दो कि मैंने मतलब उत्तराखंड की तैयारी करनी है, मैं सेंटर की तैयारी कर रही हूँ, मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो उसको ये सेट करना अपना कि मैं अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं उत्तराखंड की ही तैयारी में रहना है। ऐसे नहीं कि 3-4 महीने की तैयारी, तब सेंटर के सीजल का फॉर्म आ गया, वहां बच्चा भर गया, या बैंक पीओ का आ गया, बच्चा वहां। तो ऐसे में तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि सबका सिलेबस अलग अलग होता है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो अब तो टारगेट सेट कर दो,
दूसरी बात, जैसे आपने टारगेट सेट का, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कौन से बुकें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। कई बच्चे ऐसे बुक भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ, जो पेपर तुम दे रहे हो पहले उसका सिलेबस निकाल लो। आजकल आयोग पहले सिलेबस दे देते हैं, तो सिलेबस निकाल लो, उसमें अपना टॉपिक लिख दो। इसमें यार एक टॉपिक है बुक में, वो सेलेक्ट कर लो कौन कौन से टॉपिक हैं। कई बच्चे क्या है कि पूरी बुक पढ़ रही हैं, हिस्ट्री की इतनी मोटी बुक है, उसमें इतना है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो टॉपिक छांट है। तो कम से कम पहले आदमी को ये पता होना चाहिए उसमें सिलेबस क्या है मेरा। उस सिलेबस अगर आदमी अकॉर्डिंग में तैयारी करेगा तो उसको मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा फिर तैयारी में। मतलब आपने एक बहुत अच्छा तरीका बताया। तो यही हमारा जो मोटो है, यहाँ पर जितने भी टॉपर्स को मैं लाता हूँ, जितने भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, तो वो अपनी निजी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और कहाँ पर आपको सुधार की जरूरत है। इसी तरीके से आप लोग जब भी कोई टॉपर को देखते हैं तो उनसे कोई भी आइडिया आप अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार जो है आप लोग यहाँ पर बैठे हो और आपको भी कोई सुन रहा हो। एक बात मुझे ये भी बताइए कि जब आप देखते हैं कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारे आपके दोस्त भी हैं, उनके भी एग्जाम नहीं निकल रहे, पैरेलली जो बहुत ज़्यादा उन्हें नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज की कमी हो, तो क्या कमी उनके पास रह जाती है और क्या गलतियां वो करते होंगे कि उनका एग्जाम नहीं निकल पाता है? बिल्कुल मुकुल भाई, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। एक तो क्या होता है कि जब किसी बच्चे का पेपर नहीं निकल होता है, जैसे सपोज मैं भी था, जब हम फर्स्ट एग्जाम देते, जब तक आदमी का पेपर क्लियर नहीं होता तो मतलब एग्जाम हॉल में बहुत डरता है, यहाँ तक कि गोले भरने में बहुत डरता है। उसका मतलब इतना डर जाता है कि कभी कभी उसका मतलब जो गोले भरा तो उसको गलती से वो दूसरा भर लेता है। हाँ, या माइंड से वो आंसर ही डिलीट हो जाता है उस टाइम। तो मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ा अपने पे पेशेंस रखे, अपने पे कॉन्फिडेंट है कि यार मैं सही करूंगा, मैंने इतना पढ़ा है कि मैं मतलब वहाँ पे अच्छा करके आऊंगा। ये मतलब आपने बताया गोले भरने वाले बेसिक है सबके साथ। आपके साथ होता था ये? बिल्कुल हुआ है, मेरे साथ भी यही हो रखा है। गोले हो जाते हैं गलत वहाँ पे, कई बार ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे एक प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, और खासकर जो हम मतलब जो निम्न फैमिली से आते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि मैं तो खुद अपना बता रहा हूँ कि जब तक मैं एग्जाम के गेट पे पहुंचता था ना मुकुल भाई, तब तक मुझे घर से फोन आते रहता था, बेटा पेपर अच्छे से देना, हाँ पेपर कितने बजे छूटा। जैसे मैं अगर पेपर छूटा था मैं स्विच ऑफ खोल देता फोन का गेट पे ही, तो उसमें कम से कम मेरे चाचा के 3 कॉल, दादाजी के 3 कॉल, पापा के 2-3 कॉल आ रखे होते हैं कि पेपर कैसे हुआ। तो उसमें आदमी पहले ही डरा होता है, प्रेशर होता है बहुत ज्यादा कि यार मुझे तो ये पेपर निकालना ही निकालना है। हाँ। कि ये पेपर नहीं निकला तो मेरे खत्म है। तो ये वाला थोड़ा मतलब घर वालों को भी थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए कि मतलब उसमें वो प्रेशर आपने कैसे टैकल करा? मैंने वो प्रेशर इसलिए टैकल करा क्योंकि मुझे अपने पे पूरा कॉन्फिडेंट रहता था। हाँ। क्योंकि मैं जाता रहता। सबसे बड़ी जो उसमें हेल्पफुल रही मेरे, जो मैं सैटरडे का टेस्ट देते जाता, तो उसमें मैं हमेशा अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं मेरे, कहीं पे भी जाता हूँ। उससे मुझे पता था कि मुझे यार मैं इस भीड़ में भी जब अच्छा कर दे रहा हूँ तो कर लूंगा। चलिए, सोशल मीडिया पे हमने आपको देखा ही है, मतलब इधर उधर आप कोचिंग संस्थानों में जाते हैं तो आजकल फोटो वगैरह डालते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से जो टॉपर्स हैं उनकी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए टॉपर के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।